Okay, now come to lesson number 5, administrative law. कर लिया सबने ओपन? नाउ अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. वैसे आप लोग की शक्लें देख के लग रहा है ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना? आप कह रही हैं लेकिन होगा नहीं. आप ही को सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, हम लोग को कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता. अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इतनी लॉ पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन और सीएसई में भी पढ़ा, फिर एग्जीक्यूटिव में लॉ ही लॉ पढ़ रहे हैं. अगर हम मॉड्यूल 1 की तरफ देखें तो चारों लॉ हैं, है ना? टैक्स इज ऑल्सो लॉ, राइट? एक्ट है. तो इतने सारे लॉ हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी लॉ बना दिया? मजाक मजाक में बहुत बन गए लॉ, है ना? और उससे भी बड़ा मजाक ये हुआ, कोर्स में भी रख दिया गया, पढ़ना भी पड़ रहा है. फिर आप कह रहे हैं मजाक तो हम भी कर रहे हैं, हम कौन सा पढ़ते हैं, है ना? मजाक बराबरी का चल रहा है. देखिए, हमारी गवर्नमेंट के पास हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं. हमारी पार्लियामेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया है लॉ बनाने का. ठीक है? जितने भी लॉ होते हैं इन सबको पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ठीक है? जिसमें से जो लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने की पावर, वो ये कहती है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने की अथॉरिटी दी गई है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने. कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है? हम लोग. क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है हमारे लिए. यस, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. अब पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी आ गई लॉ बनाने की. इतने सारे लॉ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट इतने लॉ बनाती है, और कई बार तो हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए, या शायद थोड़े लीनियंट होने चाहिए. यानी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने अपने हिसाब से लॉ बनाना शुरू कर दिया. नाउ, पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर तो दी गई है, लेकिन क्या पार्लियामेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकती है? डिस्क्रिशन मतलब मर्जी. कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो अनजस्टिफाइड है, अनजस्ट लगता है, हमको लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आपको बताया जाता है लॉ में लिखा है तो मानना पड़ेगा. यानी कई बार ऐसा देखा गया कि पार्लियामेंट लॉ तो बनाती है, लेकिन वो लॉ सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है. अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आती है आपके सामने और आपको लगता है लॉ सही नहीं है, लॉ जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या आपके पास कोई उपाय है? क्या उपाय है? हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं, और हम लॉ को एक ग्राउंड पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं. बताओ कौन सा ग्राउंड? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. लॉ के ऊपर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर हमको कभी भी ये लगता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं. और अगर हमने कोर्ट में कंप्लेन करी और ये प्रूफ हो गया कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड होगा कि लॉ इनवैलिड होगा? लॉ इनवैलिड मान लिया जाएगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ पे और लॉ बनाने वाले पार्लियामेंट पे भी तो नजर रखी जा रही है. एक चेक रखा जा रहा है कि कहीं वो कोई गलत लॉ ना बना दे, कहीं वो अपनी मर्जी से लॉ ना बना दे, कहीं वो ऐसे लॉ ना बनाए जो लोगों की नजरों से अनजस्टिफाइड हो. यानी कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, दैट इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने आप में कोई एक्ट नहीं है. लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चेकिंग करना, कहीं कोई लॉ गलत तो नहीं है, कहीं लॉ मेकर अपने फायदे के लिए तो लॉ नहीं बना रहा, कहीं लॉ मेकर ने ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो. यानी ऐसा भी तो होना चाहिए कि लॉ के ऊपर नजर रखी जाए, ये देखा जाए कि लॉ सही से बन रहे हैं कि नहीं, और लॉ के ऊपर नजर रखने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. सबसे पहले आपको ये समझना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट एन एक्ट, ये कोई एक्ट नहीं है. दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर लॉ. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चेकिंग, हम चेक कर रहे हैं कि लॉ सही है कि नहीं.
हम चेक कर रहे हैं लॉ के प्रोविजन सही है कि नहीं, और अगर लॉ के प्रोविजंस गलत होंगे तो हमारे पास उपाय भी है, कई तरीके के उपाय हैं। हम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, कई बार तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर लॉ किसी तरह से अनजस्टिफाइड है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। तो लॉ के ऊपर चेकिंग करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लॉ के ऊपर नजर रख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया तो शायद चैप्टर ना समझ में आए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फुल चैप्टर वाज इंट्रोडक्शन, जो अभी अभी 1 सेकेंड पहले खत्म हुआ। तो आई एम वेरी श्योर जो बच्चे सुन रहे थे उनको समझ में आ गया व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर। इंट्रोडक्शन। Administrative law is that branch of law that deals with powers, functions and responsibilities of various organs of the state. जब हम लोग state की बात करते हैं तो बताओ state मतलब क्या हुआ? Government, country. There is no single universal definition of administrative law because it means different thing to different theorists. अब आप देखो तो अलग अलग लोगों की definitions हैं, लेकिन एज सच हमें डेफिनेशन से कुछ खास मतलब नहीं है। हम लोग इसके मीनिंग पे आएंगे इस पैराग्राफ पे। कम टू दिस पैराग्राफ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट। मिल गया सबको? देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, गवर्नमेंट का रोल समझो क्या होता था। गवर्नमेंट का काम होता था प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट का काम होता था पुलिस, राइट। पहले ये देखा जाता था कि भाई गवर्नमेंट का बाकी सारा काम प्राइवेट करते थे, बाकी सारी चीज प्राइवेट लोग करते थे, गवर्नमेंट का काम होता था प्रोटेक्शन करना लोगों का। जैसे जैसे कंट्री इवॉल्व हुई वैसे वैसे ये सोचा गया कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि लोगों का वेलफेयर भी है, बल्कि ऐसे रूल्स बनाना भी है जिससे लोगों का वेलफेयर हो। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का रोल चेंज हुआ। पहले उनका रोल सिर्फ इतना था दैट आई हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल, ठीक है, और अब वो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाए जाते हैं इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ प्रोटेक्शन था, अब प्रोटेक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट को वेलफेयर भी करना है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी डेवलप करनी है, गवर्नमेंट को स्कूल्स भी खोलने हैं, हॉस्पिटल भी खोलने हैं, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट देखना है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का रोल बढ़ रहा है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का रोल बढ़ेगा उनके पास काम ज्यादा होगा, और काम ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली गलतियां होने के चांसेस होंगे। वो गलती ना करें इसी को चेक करने के लिए क्या बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट्स आर नो लॉन्गर पुलिस स्टेट्स लिमिटेड टू मेंटेनिंग इंटरनल ऑर्डर and protecting from external threat, यानी they are no longer police state। no longer police state मतलब इनका काम अब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, इससे ज्यादा काम है इनके पास। These no doubt continue to be the basic function, but a state that is limited to this traditional role will delegitimize itself. With the rise of political consciousness, the citizens of state are no longer satisfied with the state's provisioning of traditional services। कह रहे हैं अब हमें गवर्नमेंट की ट्रेडिशनल सर्विसेज नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी। पहले के टाइम पे गवर्नमेंट का सिर्फ एक सर्विस था, सिर्फ एक काम था, प्रोटेक्शन करना, लेकिन अब वो कह रहे हैं प्रोटेक्शन से भी ज्यादा काम है उनके पास, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो सारे काम करे। क्योंकि काम बढ़ गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, इसलिए अब गवर्नमेंट के कामों पे भी चेक रखना पड़ेगा, ओके, कंट्रोलिंग रखनी पड़ेगी। The modern state is therefore striving to be a welfare state. It has taken the task to improve social and economic conditions. It involves undertaking a large number of complex tasks. अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अब ये इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज भी देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पोल्यूशन, इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। These complex problems cannot be solved एक्सेप्ट विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप देखिए गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हर एक एरिया के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई। अब हर एरिया के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई, वो मिनिस्ट्री उसके लॉ बनाएगा, उसके रूल्स बनाएगा।
जैसे पहले उनका काम था सिर्फ प्रोटेक्शन, पहले कहाँ किसी ने सोचा होगा कि कंपनीज के लिए भी एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। आज की तारीख में आप देखिए सेपरेट मिनिस्ट्री, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो सिर्फ कंपनीज का काम देख रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट है वो? एमसीए। एमसीए बनाया तो एमसीए अपने रूल्स बनाता है, कितने रूल्स बनाता है, कितने एक्ट बनाता है, और जब इतने सारे काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन सारे कामों में कहीं ना कहीं कोई गलती हो, और उन्हीं गलतियों को चेक करने के लिए, यानी इन सारे लॉज को चेक करने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नाउ states have also taken over a number of functions which were previously left to private. All this has led to the origin and growth of administrative law. Again I am telling you, administrative law कोई act नहीं है। administrative law सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पर ऐसे प्रोटेक्शन दिए हैं जब हम सरकार पे नजर रख सकते हैं, हम सरकार के बनाए हुए लॉ को कंसिडर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया, अगर कोई लॉ बना और हमको लगता है कि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमको लगता है कि वो लॉ अनजस्टिफाइड है, हमको लगता है वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो हम कुछ कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट। ये एक तरीके का वेपन है। वेपन है मतलब हमारे पास एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने आप में कोई एक्ट नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, वो बस ये बता रहा है कि किस किस तरह से हम सरकार पे, गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट पे चेक क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ओके, नाउ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। द मॉडर्न स्टेट टिपिकली हैज 3 ऑर्गन्स। देखिए हमारी कंट्री में 3 ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से वो 3 ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द कंट्री, बताइए इनका काम क्या है? लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव मीन्स टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉ। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट लॉ बनाता है और उन लॉ को लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और वो सारे लॉ सही बने हैं कि नहीं ये कौन देखेगा? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जज, जज मतलब कोर्ट। तो ये 3 पावर्स हैं जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। ट्रेडिशनली द लेजिस्लेचर वाज टास्क्ड विद द मेकिंग ऑफ लॉ। देखो लेजिस्लेचर का काम क्या था? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एंड जुडिशरी विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ justice and settlement of dispute. However, this traditional demarcation of role has been found wanting in meeting the challenges of present era. The legislature is unable to come up with required quality and quantity of legislation. अच्छा आप एक बात बताइए, इतने लॉ आप पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है लॉ मेकर्स ने जितने लॉ बनाए हैं ये परफेक्ट हैं? आपको तो हालांकि ये लगता होगा कि परफेक्ट तो है, थोड़े बड़े हैं, 2-2, 3-3 सेक्शन के बना देते तो हमारे लिए भी आसान होता है ना, सेक्शन 1, 2, 3 खत्म। अगर आप नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन मतलब लॉ के जानकार के तौर पर अगर हम आपसे पूछें तो आपको नहीं लगता ये लॉ परफेक्ट नहीं है? तभी तो अमेंडमेंट्स होती हैं। अगर लॉ, और कितनी अमेंडमेंट्स होती हैं आप ये देखिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि साल भर में अमेंडमेंट होती हो, हर महीने अमेंडमेंट्स होती हैं। और अमेंडमेंट का मतलब ही क्या हुआ? अमेंड करने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को सही करना। सही करने का मतलब वो पहले गलत थी। तो ये कह रहे इतने सारे लॉ बने हैं लेकिन लेजिस्लेचर अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। वो लॉ तो बना देता है, कई बार ऐसा नहीं लगता कि लॉ मेकर सोचता होगा लॉ बनाओ बाद में देखा जाएगा क्या अमेंडमेंट करनी है। हाँ यही तो होता है, लॉ बना के डाल दिया। कितने प्रोविजंस ऐसे होते हैं जब आप पढ़ते हो आपको लगता है अच्छा अमेंडमेंट की पहले ये था अब ये अमेंडमेंट हो गई, तो आपको समझ में आता है पहले जब अमेंडमेंट नहीं थी तो ये गलती हो रही थी, उसका ये फायदा उठाया जा रहा था, राइट। और अमेंडमेंट के बाद जब ये देखा गया अच्छा इसका फायदा उठाया जा रहा है तो उसको करेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब दे आर नॉट परफेक्ट, लेजिस्लेचर इज नॉट परफेक्ट, और वो अपने लॉ मेकिंग पावर में भी गलतियां कर रहे हैं। इन्हीं गलतियों को चेक करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो द लेजिस्लेचर इज unable to come up with the required quality and quantity of legislation because of limitation of time, technical nature and rigidity of their enactment. The traditional administration of justice through judiciary is technical, expensive and dilatory. Dilatory means it is a slow process, बहुत slow process होता है law बनने का,
लॉ को चेक करने का। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो लिखा है द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड एंड एम्ब्रेसेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मार्क करिए ये स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या क्या करता है, कह रहे हैं ये पॉलिसीज बनाएगा। सेकेंड, इट एग्जीक्यूट्स एडमिनिस्टर्स। जरा इस शब्द का मतलब बताओ, एडजुडिकेट द लॉ। किसका एडजुडिकेशन हो रहा है? लॉ का। क्या डिसाइड किया जा रहा है, क्या चीज सही है या गलत है? लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग किसी लॉ के अंदर किसी पर्सन पे सवाल नहीं उठा रहे, हम लोग किस पे सवाल उठा रहे हैं? लॉ पे ही सवाल उठाया जा रहा है। इसीलिए ये चैप्टर ना बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है एज कंपेयर टू ऑल अदर चैप्टर्स। बाकी सारे चैप्टर में हम लोग लॉ पढ़ते हैं और लॉ के अंदर ये पढ़ते हैं कि भैया लोगों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्होंने पेनाल्टी करी, उन्होंने गलत काम किया, ये लेवी हुआ। इस चैप्टर में, इस लॉ के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे हैं लॉ पे ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है अगर वो लॉ अनजस्टिफाइड है। तो ओवर हियर वी आर एडजुडिकेटिंग लॉ। एडजुडिकेटिंग का मतलब पता है ना? केस हो रहा है। किस पे केस हो रहा है? लॉ पे केस हो रहा है। It exercises legislative power and issue rules, bylaws and orders of a general nature. ये काम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब उसके बाद एक पैराग्राफ है, यहां पे मार्क करिए, द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मिला? अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर individual is not at receiving end of state's administration. receiving end, लॉ बना कौन रहा है बताइए? पार्लियामेंट। किसके लिए बना रहा है? हमारे लिए। हम लोग रिसीविंग एंड हैं क्या? इसका मतलब समझिए, वो जो लॉ बनाएंगे सही या गलत हमको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या ऐसा है? अगर कोई लॉ उन्होंने ऐसा बनाया जो हमें लगता है अनजस्टिफाइड है, क्या हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? यस। हम कहां जा सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ना होता, ये ऑप्शन भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने दिया है कि आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन ना होता, इसका मतलब सोचो क्या होता? पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आपका एक एक्ट है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, ये पता है? नहीं पता तो सुन लो, है एक एक्ट है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। मान लीजिए उस कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में ये लिखा होता कि एवरी स्टूडेंट हु इज एन एग्जीक्यूटिव, वो सारे बच्चे जो एग्जीक्यूटिव है उनको कम से कम 12 आवर्स पढ़ना मैंडेटरी है, और अगर वो 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो उनको सीएस के कोर्स से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये लॉ में लिखा है, सेक्शन है सेक्शन 40। ठीक है, कि एवरी स्टूडेंट हु इज एन एग्जीक्यूटिव विल हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। अब आपके दिमाग में पता क्या चल रहा है? उनको पता कैसे चलेगा कि हम 12 घंटे पढ़े कि नहीं? आपकी अपनी ही फिलॉसफी है। हम कॉन्सेप्ट कुछ भी समझाना चाह रहे हो, आपका अपनी फिलॉसफी, हम पढ़े ना पढ़े उनको पता कैसे चलेगा? मान लो ये लॉ है कि 12 घंटे पढ़ना है, जो 12 घंटे नहीं पढ़ेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या आप ये लॉ मानेंगे? इसका मतलब सोचिए क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर हमको लगता है कोई ऐसा लॉ है जो अनजस्टिफाइड है, मान लीजिए उन्होंने एक रूल बना दिया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में लिखा है कि आपको जितने साल लगेंगे कंपनी सेक्रेटरी बनने में, उतने साल आपको हमारे पास ही इंस्टीट्यूट के पास रहना पड़ेगा, एक बंद कमरे में। आप जाएंगे उस कमरे के अंदर फाउंडेशन की एंट्री पे और बाहर निकलेंगे प्रोफेशनल पास होने पर। मंजूर है? आप कहेंगे हाँ मंजूर है, फोन दे देना हमारा, फोन, चार्जर, नेट पैक, फिर हम कहीं भी चले जाएंगे, है ना? ये अनजस्टिफाइड प्रोविजंस है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना होता, अब मतलब समझना एक लाइन में, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना होता तो ऐसा कोई भी लॉ जो बनाया जाता आपको फॉलो करना पड़ता। आज क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो आप ऐसे अनजस्टिफाइड लॉ के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉ जो आपको लगता है अनजस्टिफाइड है, जो आपके साथ गलत हो रहा है, या जैसे ही हमने आपसे कहा कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, आप कहेंगे ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ये जो आपने आवाज उठाई ना, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो आपके पास अधिकार है कि उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाए? वॉइड। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स में और लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या प्रिवेल करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। ये जो आपने फंडामेंटल राइट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर किया है, ये आप क्या कर रहे हैं? दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ये ऑप्शन दिया है
कि अगर आपको लग रहा है लॉ अनजस्टिफाइड है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए आपकी मदद करी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप फंडामेंटल राइट्स का प्ली लेके जाइए कोर्ट के पास और कोर्ट आपके इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। इसका मतलब क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं? नो। मान लीजिए सरकार ने एक लॉ बना दिया, इनकम टैक्स के अंदर एक लॉ बना दिया कि आपके जितनी इनकम होगी उसका 99.99% टैक्स है, 0.001% घर ले जाओ। बना दिया लॉ, फॉलो होगा? आप आवाज उठा सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पावर आपको किसने दी है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट? ओके, तो देखिए लिखा है द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पे नहीं है कि आप जो लॉ बनाओगे हम फॉलो कर लेंगे, ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन केसेस, जरा देखो क्या लिखा है, इन केसेस वेयर इंडिविजुअल इज अग्रीव्ड बाय एन एक्शन। व्हाट इज अग्रीव्ड? पीड़ित है, दुखी है, अगर वो किसी बनाए हुए लॉ से सेटिस्फाइड नहीं है, he or she can get it redressed। अच्छा, आपको नहीं लगता, एक बात सोचो, किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस कोर्ट की अथॉरिटी के अगेंस्ट एपीलेट अथॉरिटी होती है। आपको नहीं लगता ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक एग्जांपल है? अगर एपीलेट अथॉरिटी ना होती तो सोचो सिस्टम क्या होता? कोर्ट ने डिसीजन दिया, फुल एंड फाइनल है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है, कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं, हम अपील कर सकते हैं। इनफैक्ट एपीलेट कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, हम सेकंड अपील कर सकते हैं। दिस इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही तो हुआ जो कि ये कह रहा है कि कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन भी फुल एंड फाइनल नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो आपको रेमेडीज दी गई हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। अब चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है? ये चैप्टर बहुत इन डेप्थ है और बहुत मैच्योर माइंड आपको चाहिए ये समझने के लिए। आई नो आप बहुत मैच्योर हैं। हम बोल रहे थे लॉ की नजरों में, ठीक है? सो दैट इज अ वेरी, बिकॉज कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बाकी जो लिखा है वो तो ठीक है, ये है क्या चैप्टर, किस बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई एवरी टाइम आई एम गिविंग यू एग्जांपल व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना आपको इसमें सेक्शंस मिलेंगे, ना आपको इसमें कोई प्रोविजन मिलेगा। ये लॉ नहीं है, ये बता रहा है कि लॉ में ही कहां कहां रेमेडीज दी गई हैं, लॉ को ही चेक करने। ओके, चलो। देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन an effective government and controlling the exercise of administrative power. Administrative powers are exercised by thousands of officials and affect millions of people. Administrative efficiency cannot be the end of all administrative power. Next paragraph में देखो लिखा है, if exercised properly, the vast powers of administration may lead to a welfare state। कह रहे पार्लियामेंट को जितनी पावर दी गई है, अगर उन्होंने अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल किया तो वेलफेयर स्टेट होगा, और अगर उन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके अनजस्टिफाइड लॉ बनाए तो उससे हमारी कंट्री का वेलफेयर नहीं होगा। अब आइए इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कहां से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अराइज होता है, कहां से हमको रेमेडीज मिलती हैं लॉ को चेक करने की। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 4 प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। जरा देखिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको कोई रेमेडी दी है लॉज के अगेंस्ट आवाज उठाने की? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स। इनफैक्ट एक और चीज थी कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, रिट्स। क्या थे रिट्स? ऑर्डर। रिट्स में ये था जो हम लोग ने अलग अलग नाम से, आपने बचपन में भी पढ़े हैं कई बार, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब रिट्स होते हैं। रिट्स का मतलब ये होता है अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, अनजस्टिफाइड हुआ है, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को ऑर्डर पास करती है कि आप ये गलत काम नहीं कर सकते। तो एक तरह से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपके साथ किसी अथॉरिटी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आर्टिकल 73 provides that executive power of the union shall extend to matters with respect to which parliament has to make the law।
यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। याद आया? यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है? स्टेट। और हम लोग ने ये भी देखा था कि जिसकी लिस्ट में जो आइटम है वही उस पे लॉ बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की लिस्ट पे लॉज बना दे। देखो लिखा है लास्ट लाइन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एनवाइसेजेस ट्रिब्यूनल, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट लाइबिलिटी विच आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जुडिशरी बनाया। जुडिशरी का मतलब ही यही हो गया। अच्छा ये बताइए, क्या किसी कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो सकता है? ऐसे केसेस कभी देखे आपने? गवर्नमेंट के खिलाफ केस हुआ हो, गवर्नमेंट हार गई हो, अच्छा गवर्नमेंट जीत गई हो, ऐसा देखा? बिल्कुल होते हैं। आप देखिए कितने ऐसे केसेस होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम किया गया और फिर गवर्नमेंट विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ भी जुडिशरी एक्शन ले सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। गवर्नमेंट भी क्वेश्चनेबल है, और अगर गवर्नमेंट क्वेश्चनेबल है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो पहला सोर्स देखिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है एक्ट एंड स्टैट्यूट। कई सारे एक्ट में भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा है बहुत सारे एक्ट होते हैं जिसमें प्रोविजन होता है ग्रेवियांस रिड्रेसल का। व्हाट इज ग्रेवियांस रिड्रेसल? हमारी शिकायतों का सॉल्यूशन। बहुत सारे एक्ट ये कहते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अथॉरिटी से कहिए और अथॉरिटी आपकी शिकायतों का रिड्रेसल करेगी। ये भी तो एक तरीके का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही तो है। वरना तो ये होता कि अथॉरिटीज ने जो एक्शन ले लिया आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक्ट में ही, स्टैट्यूट में ही एपिलेट पावर्स भी होती हैं, और एपिलेट पावर्स भी ये कहती हैं कि अगर किसी जज ने, किसी ऑफिसर ने कोई भी एक्शन आपके खिलाफ लिया है, देन यू हैव अ राइट कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। एक और एग्जांपल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। हम लोग ने हर बार देखा है जहां कहीं भी लिखा होता है कि सच एंड सच पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बताओ उसके साथ एक हमेशा लाइन आती है क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये भी तो एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि उसको सफाई देने का मौका दिया जाएगा। वो चाहे तो अपने प्रोटेक्शन में कुछ भी कह सकता है, वो अपील कर सकता है, वो अपनी सफाई में कह सकता है, और ये सारी पावर एक्ट के अंदर ही दी होती है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सोर्स और क्या है? एक्ट। दो सोर्सेज हो गए अभी तक। पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है? एक्ट एंड स्टैट्यूट। Acts passed by the central or the state government for maintenance of peace and order, tax collection, economic and social growth, empower the administrative organ to carry out various tasks. These acts list the responsibilities of their administration, limit their power in certain respect, and provide for grievance redressal mechanism for the people affected by administrative action. जितने भी लॉ आज तक आपने पढ़े हैं, हर लॉ में लास्ट में ये प्रोविजन जरूर होता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप इनके सीनियर अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हैं। और ये जितना पोर्शन दिया हुआ है, ये शो करता है कि आपके खिलाफ कभी भी कोई अपनी मर्जी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एक्ट के खिलाफ कंप्लेन कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर किसका एडजुडिकेशन कर रहे हैं? लॉ का, एक्ट का ही एडजुडिकेशन कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने हमारे लिए जो लॉ बनाए हैं कहीं वो अनफेयर तो नहीं है, और अगर वो अनफेयर हैं तो हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड सोर्स है ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? टेम्पररी लॉ। लिखो ऑर्डिनेंस को अंडरलाइन करके, टेम्पररी लॉ। अच्छा नॉर्मली लॉ कैसे बनता है? लॉ कैसे बनता है याद करिए, बचपन में पढ़ा होगा। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं, फिर किसकी असेंट मिलती है? प्रेसिडेंट की, और फिर वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट साथ में नहीं होते, सेशन में नहीं होते, उस समय अगर इमरजेंसी में कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम लॉ कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। और उसी टेम्पररी लॉ को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। कह रहे कई बार
लॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑर्डिनेंस पास करके, नोटिफिकेशन पास करके, सर्कुलर पास करके. ऑर्डिनेंस आर इशूड व्हेन देयर आर अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स एंड द लेजिस्लेचर is not in session and therefore cannot make law. Ordinance allow the administration to take necessary steps to deal with such development. Administrative direction, notification, circular are issued by the executive in exercise of powers granted under the various act. तो कई बार लॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑर्डिनेंस पास करके, नोटिफिकेशन पास करके, सर्कुलर पास करके. और चौथा सोर्स देखो क्या है, ऑब्वियसली जुडिशियल डिसीजंस. हम किसके पास अल्टीमेटली जा सकते हैं? कोर्ट. अच्छा ये बताइए, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है? व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी? क्या जब जब गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, जजेस भी चेंज होते हैं? क्या हमारे जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट चोजन? नो. हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है. और अगर हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो बताइए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है कि नहीं? यस, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. तो देखो चौथा सोर्स क्या है? जुडिशरी. जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन सिटीजन. गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लड़ाई हो रही है, बताइए मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट. तो क्या कोर्ट हमेशा गवर्नमेंट का फेवर लेगा? नो. कोर्ट ये देखेगा कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है, गवर्नमेंट का जो लॉ है, वो जस्टिफाइड है कि अनजस्टिफाइड है. और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये देखा गया है कि उस लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है. इसका मतलब गवर्नमेंट की पावर्स पे चेक है कि नहीं है? हमारी कंट्री में है. किसके थ्रू है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू. तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 4 सोर्सेज हैं, बताइए कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट थर्ड, ऑर्डिनेंस एंड फोर्थ जुडिशरी. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो अगला वर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्क्रिशन? मर्जी. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब कह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, क्या उनकी डिस्क्रिशन होती है हर मैटर पर? क्या वो अपनी मर्जी से लॉ बनाते हैं? क्या वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकते हैं? और क्या वो कोई भी लॉ बना सकते हैं? नो. कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पावर्स दी गई हैं, लेकिन वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी to choose amongst various alternatives but with reference to rules of reasons and justice. कह रहे हैं गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बना सकती है. किस मैटर पे लॉ बनाना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है. क्या लॉ बनाना है ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है. लेकिन ये सारी चीजें डिसाइड करते वक्त वो डिस्क्रिशनरी है. किसी भी मैटर पे लॉ बनाते हैं या जिनमें जरूरी है उस पे बनाएंगे? जिस पे जरूरी है. यानी डिस्क्रिशन वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये सोच के डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना है कि वो किसकी भलाई के लिए हो? पीपल की भलाई के लिए हो, लोगों के लिए हो. देखिए लिखा है विद रूल्स ऑफ रीजन एंड जस्टिस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स. पर्सनल विम्स मतलब पर्सनल फायदे के लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए. किसके लिए लॉ होना चाहिए? लोगों के लिए. अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गवर्नमेंट ने जिससे गवर्नमेंट का खुद का फायदा हो रहा हो, बताइए ऐसे लॉ वैलिड होते हैं कि इनवैलिड होते हैं? इनवैलिड होते हैं. कौन से लॉ होते हैं ये? ऐसे कोई लॉ हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए बनाए हो और ऐसे लॉ इनवैलिड हो? एक वर्ड था, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे आगे, कलरेबल लेजिस्लेशन. हाँ था, हम भी बता रहे था. कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब था ऐसे लॉ जो कलर तो लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, जो बनाए तो गए हैं लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअली में उससे पर्सनल फायदा किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का. अगर गवर्नमेंट अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई लॉ बनाती है, ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है. द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन. कह रहे गवर्नमेंट को कुछ डिस्क्रिशन तो देना ही पड़ेगा. कौन से मैटर पे लॉ बनना है, क्या लॉ बनना है, कितने सेक्शंस होंगे. अच्छा सोचिए कोई लॉ बनता होगा तो सोचो कैसे बनता होगा, किस मैटर पे लॉ बनना है,
क्या लॉ बनना है, सेक्शंस क्या होंगे, कितने होंगे, क्लॉजेस कितने होंगे, ये सब किसकी डिस्क्रिशन है? गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की। सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, लेकिन वो ये डिस्क्रिशन किसकी भलाई के लिए कर रहा है? लोगों के लिए। अगर वो अपने पर्सनल फायदे के लिए ये डिसीजंस लेने लग गया, देन इन दैट केस वो डिस्क्रिशन का अब्यूज हो जाएगा। बताइए, ये वर्ड समझ में आया? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन मतलब हम अपनी डिस्क्रिशन का फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि आज से हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपकी मर्जी है, पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो। ठीक है, ऐसे कई बार गुस्से में कह भी दिया जाता है ना, आपकी मर्जी है, पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? जैसे आपके घर में कई बार होता होगा, आपने घर पे पूछा हम पार्टी में जाएं कि ना जाएं, तो आपको एक आंसर मिलता है, जो मना है वो करो, है ना। अब आपका आया हाँ हाँ हाँ, जो मना है वो करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चुपचाप वही करो जो हम कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने घर में पूछा पार्टी में जाएं कि ना जाएं, तो आपके घर वालों ने कहा जो मना है वो करो। आप तैयार हुए और चले गए पार्टी। फिर बेटा चले तो गए, वापसी का कोई स्कोप नहीं है। तो जब ये कहा जा रहा है जो मना है करो, तो जो मना है करो का मतलब है चुपचाप वही करो जो हम कह रहे हैं। हमने आपसे कहा आज से आपका जो मन है करो, पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है ना पढ़ो। इसका मतलब आपने कहा बढ़िया है, चलो आज से पढ़ाई नहीं करनी। नहीं, इसका मतलब ये है चुपचाप पढ़ लो। तो ये डीम्ड है, ये अज्यूम्ड चीजें हैं। सिमिलरली अगर हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आपकी डिस्क्रिशन है, आपको जो लॉ बनाना है बनाओ, लेकिन जो लॉ बनाना है बनाओ का मतलब क्या है? लोगों के बेटरमेंट के लिए बनाओ। जो लॉ बनाना है बनाओ। हमने बताया ना, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया 99.99% टैक्स हमको दे दो, और वो टैक्स जो आप हमको दे रहे हैं वो हमारी पर्सनल जेब में जाएगा, हम कोई वेलफेयर नहीं करेंगे। लॉ बनाना था, बना दिया उन्होंने, सेक्शन बना दिया कि 99.99% टैक्स है, वो टैक्स हम लेंगे, हम अपने लिए खर्च करेंगे। ये लॉ में लिखा है। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, लॉ में जो लिखा है वो लिखा है। तो अगर मान लीजिए लॉ ने, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया, ठीक है, तो क्या वो लॉ जस्टिफाइड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है। और ये देखो, अगली हेडिंग जो है उससे आपको समझ में आएगा, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। मतलब अब लिंक कर सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, हम अपनी मर्जी से लॉ बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से एक्शन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इन एक्शन के ऊपर किसकी कंट्रोलिंग है? जुडिशियल कंट्रोलिंग है। मतलब कोर्ट की कंट्रोलिंग है। हम अपनी मर्जी से लॉ तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बनाया हुआ लॉ अनजस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो हमारे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों से सिर्फ एक बात समझ में आती है कि हमारे लॉ एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ बन गया तो बन गया, अब उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, और इन्हीं प्रोटेक्शंस को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नाम दिया गया। फाइन, ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा। अभी ऊपर ही देखिए इस पैराग्राफ में, एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड जॉब नीडिंग अ गुड डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी apart from technical knowledge, expertise and know-how. Freedom to choose from various alternatives allows the administration to fashion its best response to various situations. If a certain rule is found to be unsuitable in practice, उन्होंने कोई रूल बनाया, कोई लॉ बनाया, और अगर उनको लग रहा है वो अनसूटेबल है, the administration can change, amend or abrogate it without much delay. देखिए, लॉ बनता है, जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है ये प्रोविजन तो गलत डाल दिया हमने, ये प्रोविजन तो अनजस्टिफाइड है, तुरंत गवर्नमेंट क्या करती है? उसको अमेंड करती है। ठीक है, तो उनके पास लॉ बनाने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब, शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे वैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन डायरेक्ट मतलब क्या हुआ? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशन है, वो अपनी मर्जी से लॉ बना सकते हैं, लेकिन इस डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो उसके ऊपर कौन कंट्रोलिंग कर रहा है? जुडिशरी। एनी कंट्री which claims to have a rule of law cannot have a government authority which have no checks on its power. अगर लॉ बनाने का अधिकार दिया है सरकार को, तो फिर उसकी पावर पे चेक भी रखना पड़ेगा कि कहीं वो कोई गलत लॉ तो नहीं बना रहे। और चेक रखने का काम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है बताइए? जुडिशरी। ओके, जजेस को। देखिए यहां से मार्क करिए, इन इंडिया मोड ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बताया हमने आपको, एक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। बताओ कितने सोर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? 4। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस एंड जुडिशियल डिसीजन। ये क्या क्वेश्चन है?
मोड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, जज कैसे कैसे कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। सबसे पहला देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉ को कंट्रोल करते हैं। ये लाइन सुनिए, जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लॉ को कंट्रोल करते हैं, या ऐसा कहा जाए लॉ को वैलिड या इनवैलिड जज डिक्लेयर करता है, और जज को ऐसा करने के लिए पावर कहां से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट derive their existence from it. Indian Constitution, very important word, judicial review. Indian Constitution expressly provides for judicial review. इस शब्द का मतलब क्या हुआ, देखो अगली हेडिंग दी है, जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? सबसे पहले तो रिव्यू का मतलब समझ रहे हैं, चेक करना। जुडिशियल रिव्यू कौन चेक कर रहा है, कोर्ट, जज। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही यही हुआ। अगर हम एक लाइन बोले तो बताइए समझ में आ रही है कि नहीं, ऑल एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर से लाइन रिपीट कर रहे हैं, ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनको चेक किया जा सकता है। अगर वो गलत है, अगर वो अनजस्टिफाइड है, तो हम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को भी वो लॉ अनजस्टिफाइड लगेगा तो कोर्ट उन एक्ट को क्या डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड। दैट इज व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, द एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन हुआ, लॉ मेकर, जिसने लॉ बनाया है, इज रिक्वायर्ड टू बी इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं जो भी लॉ बनाए गए हैं वो किसके हिसाब से होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर और नॉट दैट एक्ट इज इन कन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ये कौन डिसाइड करता है, जज, कोर्ट। अच्छा अगली लाइन देखो, अब समझ आई कि नहीं, इफ इट इज फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब ये लॉ की लाइंस हैं, बताइए अब आपको ये वर्ड समझ में आने लगे हैं कि नहीं। इफ इट इज फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, द कोर्ट हैज टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर वॉइड। ये पावर जजेस को दी गई है, और जजेस की इसी पावर को क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। अब आ रहा है समझ में, ठीक है। The limits laid down by the Constitution may be expressed or implied. अब देखिए judicial review, the biggest check over administrative action is the power of judicial review. Judicial review is the authority of court. Underline करिए, judicial review पे अगर short note आता है तो उसके लिए ये mark कर लीजिए, the biggest check over administrative action is the power of judicial review. Judicial review is the authority of court to declare void the act of legislature and executive if they are found in violation of provisions of constitution. बताइए ये तीन लाइनें समझ में आई कि नहीं आई। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के किए हुए कामों पे चेक करना। अच्छा एक बात समझिए, अभी तक तो हम लोग लॉ की बात कर रहे थे। लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, लेजिस्लेशन जो होता है वो क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट क्या करता है, लॉ को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। अब एक लॉ बनाया गया, मान लीजिए एक लॉ में लिखा है कि पर्सन जो भी इनकम कमा रहा है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर ऑथराइज्ड है, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है या जो भी ऑफिसर है वो ऑथराइज्ड है। ये लॉ बन गया। अब इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रिकवरी करेगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिकवरी करनी थी, लॉ में लिखा था इनकम टैक्स कलेक्ट करो। इनकम टैक्स का ऑफिसर एक पर्सन से टैक्स मांगने गया, उसने कहा अभी टैक्स नहीं है, हम दे देंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने गोली चलाई और उसको मार डाला। क्या गलत हुआ यहां, क्या गलत हुआ, गोली चलाना। गलत ये हुआ एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर्स का गलत यूज किया। इसका मतलब लॉ तो सही बनाया गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेजिस्लेचर का काम था लॉ बनाना, उसने लॉ में लिख दिया ऑफिसर हैज टू कलेक्ट द टैक्स। ऑफिसर को बताया गया तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है, ऑफिसर के मन में आया हमें टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे हो वैसे कर लो, ये उसने अपने मन से लगा लिया। वो टैक्स मांगने गया,
टैक्स नहीं मिल पाया पेनल्टी लगा दो, टैक्स नहीं मिल पाया इंटरेस्ट लेवी कर दो, ठीक है, अरे जेल भेज दो, तुमने ऊपर ही भेज दिया, ये तो गलत इंप्लीमेंटेशन हो गया ना। अब बताइए अगर यहां पर लेजिस्लेचर की गलती है कि एग्जीक्यूटिव की? एग्जीक्यूटिव। अगर ये हुआ है तो भी क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यस, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू में अब ये नहीं कहा जाएगा लॉ गलत था, ये कहा जाएगा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन गलत था। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर वॉइड द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों को चेक कर रहा है कोर्ट, इफ दे आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Judicial review is the power of highest court of a jurisdiction to invalidate on constitutional grounds. किस ground में invalid कर सकते हैं? The act of other government agency within that jurisdiction. आ गया समझ में judicial review? आप मार्क करिए एक देखो लिखा होगा यहां से, judicial review is exercised at, मार्क करिए इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं 2 स्टेजेस पे होता है, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। बहुत ध्यान से दोनों शब्दों को अंडरस्टैंड करना। जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज एट स्टेज ऑफ डेलीगेशन। देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है उनके पास एक और पावर होती है डेलीगेशन की, जिसको हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब समझो हमारे पास लॉ बनाने की पावर है, ठीक है, बल्कि अभी आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि शायद याद हो अभी ताजा ताजा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेट लेजिस्लेशन का मतलब जो लॉ मेकर है, जिसकी लॉ बनाने की पावर है, वो कई बार अपनी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देता है। पार्लियामेंट सारे लॉ नहीं बना सकता, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर हम ये कहें पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल है, पूरी कंट्री में एक है, लेकिन हर शहर के म्यूनिसिपल लॉज वहां तक पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता। म्यूनिसिपल लॉज की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल लॉज, म्यूनिसिपैलिटी जिसको आप बोलते हो ना, वो स्टेट की है, वो सिटी की है, बल्कि और एरिया वाइज होती है। अब पार्लियामेंट कह रहे हैं कि भाई हम इतनी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते, तो हम एक काम करते हैं, म्यूनिसिपल से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार म्यूनिसिपैलिटी को ही दे देते हैं। ये उसने क्या किया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उसने अपने लेजिस्लेशन को क्या कर दिया? डेलीगेट। एक तरह से देखा जाए यहां पर भी तो वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहा है। डेलीगेट करना है कि नहीं करना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना है, यहां पर भी लॉ मेकर ने क्या किया? डिस्क्रिशन। और इस डिस्क्रिशन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हम किसको डेलीगेट? किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं, हर इंसान को लॉ डेलीगेट। पार्लियामेंट ने कहा एवरी पर्सन हैज अ राइट टू मेक अ लॉ ऑफ हिज ओन। सोच के देखो, उन्होंने कहा डेलीगेशन का काम ही खत्म करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर का काम होता है आपकी कॉपीज चेक करना, एग्जामिनर ने कहा लोड बहुत है, हम भी डेलीगेट करना चाहते हैं, तो एग्जामिनर ने कहा हर बच्चा अपनी कॉपी खुद चेक करेगा। इससे बेटर डेलीगेशन हो ही नहीं सकता। अब बताओ अगर ऐसा हो गया, ये सही हुआ गलत हुआ? ये सही था तो पूरा बल्क में आंसर आया, ये सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। सो डिस्क्रिशन है किस चीज पे? डेलीगेशन पे। देखो वर्ड क्या लिखा था, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड एट 2 स्टेजेस, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। सिर्फ ये बताओ इतना शब्द समझ में आया कि नहीं? किस चीज का डिस्क्रिशन है? डेलीगेशन, कि डेलीगेट करना है नहीं करना है, किसको करना है, उस पर डिस्क्रिशन हो रहा है। एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, जिस टाइम हम डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं डिस्क्रिशन, एक्सरसाइज कर रहे हैं डिस्क्रिशन, इन दोनों पे ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब एक एक करके सबसे पहले देखो क्या लिखा है, जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। हम किसको डिस्क्रिशन डेलीगेट कर रहे हैं? एनी लॉ फिर से पढ़िए, एनी लॉ कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड that it is violative of constitution and therefore law conferring administrative discretion can thus also be challenged under constitution। बताइए इतनी 2 लाइनें समझ में आई कि नहीं आई? फिर से पढ़ो, any law can be challenged on the ground that it is violative of constitution। ये लाइन तो अब तो आप समझ में आ गई है, ठीक है। and therefore law
conferring administrative discretion can also be challenged under constitution. कोई ऐसा लॉ जो ये कहता है कि इस अथॉरिटी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, ये जो चाहे वो लॉ बना दे, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो गलत इस्तेमाल की जाए. In case of delegated legislation, the constitutional courts have often been satisfied with vague and broad statements of policy, but usually it has not been so in cases where administrative discretion has been conferred. अब इसमें देखो बेसिकली दो टॉपिक्स कवर्ड हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर. मार्क करिए ये लाइन. इफ द लॉ कन्फर वेग एंड वाइड डिस्क्रिशनरी पावर on any administrative authority, it may be declared ultra vires article 14 and 19 and other provisions of the constitution. और इन्होंने देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन समझाया भी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के हिसाब से. पहले आर्टिकल 14, बस थोड़ा सा एक केस डिस्कस करते हैं आपके साथ. पहले ये बताओ आर्टिकल 14 क्या होता है. इक्वालिटी. आर्टिकल 14 डिस्कस करता है राइट टू इक्वालिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए. राइट नाउ एक इशू अराइज हुआ कि मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं कुछ कोर्ट्स में या कुछ केसेस में हम पढ़ते हैं कि उनका मैटर जाता है स्पेशल कोर्ट्स में. स्पेशल कोर्ट का एक नाम बताओ, क्या कह सकते हैं? ट्रिब्यूनल. स्पेशल कोर्ट का ही एक नाम होता है ट्रिब्यूनल. नाउ एक पॉइंट रेज हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है लॉ मेकर्स की, कुछ केसेस को वो कहते हैं ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए, कुछ केसेस को वो कहते हैं नॉर्मल कोर्ट में जाना चाहिए. व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड दैट? आपने भी तो ये चीज नोटिस करी है. आप इतने सारे लॉ पढ़ते हैं, कई बार वो कहते हैं कि ये वाला मैटर जो है ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ये वाला मैटर जो है ये कोर्ट के पास जाएगा. तो एक पॉइंट रेज हुआ, उन्होंने कहा दिस इज अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एज पर आर्टिकल 14. पूरे शब्द को समझना. आर्टिकल 14 के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन ये कहता है कि लॉ मेकर डिसाइड करेगा कौन सा केस किसके पास जाएगा. ट्रिब्यूनल के पास जाना है, नॉर्मल कोर्ट के पास जाना है, हाई कोर्ट के पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है. ये डिस्क्रिशन है लॉ मेकर की. ठीक है. और इस डिस्क्रिशन को कहा जा रहा है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? सबके लिए इक्वल रखो. या तो सारे केसेस को तुम ट्रिब्यूनल भेजो, या तो सारे केसेस को नॉर्मल कोर्ट भेजो, या सारे केसेस को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजो. व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड कि आप अलग अलग केसेस को कहीं ट्रिब्यूनल भेजते हो, कहीं किसी और कोर्ट में भेजते हो? आपको समझ में आया पॉइंट क्या रेज किया गया? ये जस्टिफाइड है कि नहीं? जस्टिफाइड लग रहा है आपको? मतलब इज दिस जस्टिफाइड? अगर इसका कोई वैलिड रीजन है तो ये जस्टिफाइड होगा. अब जब कोर्ट से कहा गया, लॉ मेकर से कहा गया कि भाई आर्टिकल 14 के हिसाब से आपको सबके साथ इक्वालिटी रखनी चाहिए, आप ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं कि कुछ केसेस ट्रिब्यूनल में जाएं, कुछ केसेस यहाँ जाएं? यहाँ पर अगर मान लीजिए लॉ मेकर ने जस्टिफिकेशन दिया कि स्पीडी ट्रायल के लिए केसेस जल्दी हो जाए, ठीक है, हमने ट्रिब्यूनल बनाए और हर सेक्टर के लिए, जैसे कंपनीज के लिए हमने एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना दिया ताकि कंपनी के मैटर्स वहां चले जाएं. अगर ये जस्टिफिकेशन है तो ये जस्टिफिकेशन वैलिड होगा. और अगर मान लो लॉ मेकर कहते नहीं ऐसे मेरा मन था, हमें मन हुआ कि 4-5 तरीके के कोर्ट बना दे और सब में काम बांट दे, क्या इसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है? नो. और अगर ये वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड. आपको ये समझ में आया हाउ इट इज रिलेटिंग टू आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 का यूज क्या हुआ समझ में आया? इक्वालिटी. इशू ये अराइज हुआ, इक्वालिटी कहाँ है? कहीं कोई केस कोर्ट में जा रहा है, कहीं कोई ट्रिब्यूनल में जा रहा है. कुछ केसेस में आपने सुना होगा स्पीडी ट्रायल होता है, फास्ट ट्रैक केस सुना होगा. तो यहाँ पर यही डाउट अराइज हुआ कि भाई कौन से केसेस फास्ट ट्रैक भेजते हो, कौन से केसेस स्पीडी ट्रायल में जाते हैं, क्या उसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है? अगर वैलिड जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, और अगर वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप अपनी उस डिस्क्रिशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए. समझ आ गया? पक्का? ठीक है. इसको रीड नेक्स्ट ही लेक्चर में करेंगे, परेशान ना होइए. बस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, आई नो आप बुक्स बंद कर चुके हैं, स्टिल स्टेट हम अपने लिए बोल रहे हैं सिर्फ. ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का एक केस दिखेगा आपको, ये पढ़ने की कोशिश करिएगा. ये वही है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें.